देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग तंत्र। मॉर्निंग मैम। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर लिखते हैं इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, तो देखो हम लोग डायरेक्टली जो है कैलकुलेटिव पार्ट ही करेंगे, क्योंकि इसका थियोरेटिकल पार्ट भी है, लेकिन क्योंकि तुम लोग देखो कंपनी लॉ जो है वो पढ़ते हो तो वहां पर सेम चीज ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो फिर अलग से हम और इसीलिए नहीं करवा रहे। जो भी जरूरत होगा, मतलब कैलकुलेटिव रिक्वायरमेंट जो रहेगा उसके हिसाब से ही हम बताते जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी का शेयर इशू का प्रोसेस। ठीक है, अगर फॉरफिट हो रहा है वो, और री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि कंपनी क्या है, हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं। देखो एकदम डायरेक्टली तो और कैलकुलेशन नहीं करवा पाएंगे। तो देखो कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी का जो है फीचर्स अगर देखें तो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, और देखो जिनका कंपनी लॉ हो गया है उनको पता है, जिनका नहीं हुआ जब होगा तब देख लोगे। ठीक है, तो अभी जितना हम बताएंगे उतना हमारे कैलकुलेशंस के लिए काफी है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, तो लॉ के गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी को क्रिएट किया जाता है, और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और ये सेपरेट लीगल एंटिटी भी है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए कंपनी पे अगर हम लोग कोई केस सू करना चाहते हैं, मतलब मान लो कोई भी डिस्प्यूट हुआ, तो डायरेक्टली जो है कंपनी के ओनर पे नहीं होता है, कंपनी पे केस बनता है, क्योंकि कंपनी खुद एक पर्सन है। हाँ, ऑब्वियसली वो कोई नॉर्मल हमारे तरह ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए हम लोग जो है कंपनी के ऊपर कोई केस अगर करना चाहे कोई भी तो कर सकता है। और ये कैसे क्रिएट हुआ है, क्रिएटेड बाय लॉ, और इसका एक अपना अलग जो है एग्जिस्टेंस है, इसीलिए इसे बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर कंपनी कितने तरह का होता है। अगर टाइप्स ऑफ कंपनी देखो तो टाइप्स ऑफ कंपनी में बहुत तरीके का कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होता है। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरीके का कंपनी होता है, वो सब जो है थियोरिटिकली ज्यादा है, उससे हमारा यहाँ पर कैलकुलेटिव पार्ट का कोई लेना देना नहीं है, कि अगर टाइप्स ऑफ कंपनी के बेसिस पे हमारा एंट्री होगा या जो भी हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ऐसा कोई यहाँ पर बात नहीं है। तो जो भी टाइप्स ऑफ कंपनी वो सब हमें थियोरिटिकली अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटिव पार्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अलग अलग टाइप का कंपनी होता है। अच्छा अब देखो कंपनी जो है अपना फंड कहाँ से रेज करती है। कंपनी का जो है, कंपनी अगर बनाना है किसी को, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, फंड, फंड यानी पैसा। अच्छा अब कंपनी क्यों क्रिएट करना है, देखो पहले तो कंपनी नहीं था, कंपनी का कंसेप्ट बहुत बाद में आया है। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप था। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब अकेले एक इंसान बिजनेस करता था। ठीक है, तो वो अकेले ही बिजनेस का ओनर था। तो उसके पास से कैपिटल कहाँ से आता था, खुद ही उसको कैपिटल जो है लाना पड़ता था अपने बिजनेस में। जैसे कोई सोल प्रोप्राइटर है तो उसको अपना कैपिटल का जुगाड़ खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर खुद के पास है पर्सनली तो उसका यूज कर सकता है, कहीं लोन वोन ले सकता है। उसके बाद आया पार्टनरशिप। ठीक है, देखो पार्टनरशिप क्यों लाया गया, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है ना, कि जो लिमिटेड जो मतलब कैपिटल का क्वांटिटी है ना वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इससे बिजनेस स्प्रेड नहीं कर पाते। दूसरा बात है कि सोल प्रोप्राइटर को अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही जो है करना पड़ेगा, वो तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा।
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हाँ, किसी को जो है वो जॉब पे रख सकता है, वो बात अलग है, ठीक है, मतलब किसी को एज ए स्टाफ, ठीक है, एज एन अकाउंटेंट ये सब कर सकता है, लेकिन कैपिटल कहाँ से लाएगा? कैपिटल जो भी लाना है वो उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो बिजनेस को ब्रॉडर फॉर्म में नहीं बना पाता था, ठीक है, तो कंसेप्ट आया कि ठीक है, एक जन कितना कैपिटल लाएगा, इससे अच्छा है कि पार्टनरशिप कर लो, मतलब कम से कम बहुत सारे, मतलब पार्टनरशिप में जितना होता है मिनिमम 2 जो पर्सन होते हैं और मैक्सिमम जो लिमिट है, ठीक है, वो पार्टनरशिप में देखोगे तुम लोग। तो क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस लाया गया, इससे क्या होता है, ये कैपिटल का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल, तो इससे क्या हुआ, बिजनेस को बढ़ाने में थोड़ा सा हेल्प हुआ क्योंकि क्वांटिटी ऑफ कैपिटल बढ़ा। उसके बाद कंसेप्ट आ गया कंपनी का, इससे भी नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डिमांड इतना मार्केट में ज्यादा है, जितना ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल हम लोग बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस को हम लोग अच्छे से जो है कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट आ जाता है इसीलिए कंपनी का। अब कंपनी में क्या होता है, देखो अब यहाँ पर कैपिटल का नाम भी दिया है, कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे लोग हिस्सेदार होते हैं, कंपनी को जब फंड चाहिए होता है ना, कंपनी को जब फंड चाहिए होता है तो वो क्या करता है, वो शेयर इशू करता है। क्यों शेयर इशू करता है? अगर कंपनी शेयर इशू करने के जगह कहीं लोन लेती है तो उसे रिटर्न में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। शेयर इशू करना और लोन में फर्क क्या है? देखो, शेयर इशू करने का मतलब है हम लोग जिनको शेयर इशू कर रहे हैं, पब्लिक को, ठीक है, बेसिकली किसको इशू कर रहे हैं, पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हैं। तो हम लोग पब्लिक को क्या, उनको ऑफर क्या करते हैं पता है, शेयर इशू करने पे, जैसे लोन लेने पे हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट, लेकिन शेयर इशू करने पे पब्लिक को, हम उनको क्या ऑफर करते हैं, ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप जो है वो ऑफर करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी को बोलेंगे कि बिजनेस करना है, पैसा उधार दो, तो वो हमें दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है, अगर दे भी देगा तो उसके साथ एक इंटरेस्ट का जो है कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग किसी को ऐसा बोले कि हमें बिजनेस करना है, आप भी हमारे बिजनेस के ओनर हो जाओगे, आप कितना हिस्सेदारी लोगे उस हिसाब से हमें कुछ पेमेंट करो, ठीक है, हमें फंड दो, हमारे बिजनेस में आपको भी हिस्सेदारी देंगे, आपको भी ओनरशिप देंगे, आपको भी मालिक बनाएंगे, तो उसे बोला जाता है कि शेयर इशू करना। तो कंपनी क्या करती है, लोन लेने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे बैंक से ले लो, चाहे किसी और से ले लो, तो पैसा तो खुद को जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी कंपनी बनाना चाहता है, जो भी पर्सन, ठीक है। तो एक रूल्स आया, ठीक है, मतलब इस तरीके का कंसेप्ट आया, क्यों ना लोगों से पैसा नहीं मांग के, जिनसे पैसा मांगेंगे उनको ये ऑफर किया जाए कि आपको ओनरशिप भी देंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में, आप पैसा दो, क्योंकि किसी से ऐसे ही हम लोग लोन लेंगे तो फिर हो सकता है वो बोले कि लोन देना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम लोग किसी को ये ऑफर करें कि आप पैसा लगाएंगे तो आपको यहाँ से रिटर्न मिलेगा, आप भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ओनर होगे, ठीक है, तो वो हमारा जो है ऑफर मान सकते हैं। इसी बेसिस में कंपनी का जो है कंसेप्ट आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, कंपनी होता है, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप किसका होता है, प्रोप्राइटर का। पार्टनरशिप में ओनरशिप किसका होता है, पार्टनर का। ये देखो कंपनी में ओनरशिप किसका होता है, शेयर होल्डर का, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इनके पास जो पूंजी जिसे बोलते हो तुम लोग जो रहता है उसे बोलेंगे कैपिटल, पूंजी कैपिटल, ठीक है। इनके पास सोल प्रोप्राइटर का जो पैसा है, बिजनेस में जो फर्स्ट टाइम पैसा लगाया गया है उसको बोला जाता है कैपिटल। पार्टनरशिप में जो पैसा लगाया जाता है बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि वो किसी एक का नहीं है, पार्टनर का है। कंपनी में जो कैपिटल लगाया जाता है उसे बोला जाता है शेयर कैपिटल, ठीक है, मतलब हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ पूंजी, ठीक है। शेयर मतलब क्या, हिस्सेदारी, तो शेयर कैपिटल बोला जाता है। लोगों से जाके पब्लिक से ऑफर कर रहे हैं कि कुछ पैसा दे दीजिए, आपको ओनरशिप दे देंगे, जितना आप पैसा देंगे उसके हिसाब से उतने परसेंटेज में आपको ओनरशिप मिल जाएगा। अब सबको एक ही तरह का अमाउंट दे ऐसा जरूरी नहीं है, तो जितना अमाउंट लिया जाएगा किसी एक पर्सन से, उसे उसके हिसाब से जो है होल्डिंग, शेयर होल्डिंग यानी शेयर इशू किया जाएगा, यानी उसके शेयर कैपिटल को यूज करके बिजनेस किया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो शेयर इशू का कंसेप्ट हुआ, तो अभी हम लोग जो कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे ना, ये जो है आज के जमाने में जैसे शेयर इशू होता है वैसे नहीं करेंगे, ओल्ड सिस्टम में जैसे होता था वैसे करेंगे। आज के जमाने में ऐसे नहीं होता है, जैसे तुम लोग 12 में पढ़े होगे, ठीक है, कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट इस तरीके का जो है कॉल किया जाता है। गुड मॉर्निंग सुमित।
तो हम जो बोल रहे थे कि देखो यहाँ पर आज के जमाने में जैसे होता है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है तो हम लोग ऑनलाइन के थ्रू से अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करके जो है शेयर परचेस कर सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट में शेयर परचेस करने का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, एक ही बार में पैसा देना पड़ता है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। हम लोग ओल्ड जो सिस्टम है उसके हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। पहले जब लोगों को बोला जाता था ना कि हमारे कंपनी में जो है आप अगर पैसा लगाएंगे तो आपको ओनरशिप दे दिया जाएगा, तो उनसे पैसा कैसे लिया जाता था? उन पब्लिक से पैसा लेने का जो कंसेप्ट था वो था इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का ना नाम भी था, क्या क्या था? एप्लीकेशन, वही सब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ओल्ड मेथड ही पढ़ेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ठीक है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है। ये इस तरीके से पैसा मांगा जाता था। क्यों इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता था? क्योंकि देखो आज के डेट पे लोगों के पास जो पैसे का फैसिलिटी है, पहले के डेट पे ऐसे लोगों के पास पैसे का फैसिलिटी नहीं था। तो अगर हम कोई अचानक से किसी को बोले कि आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, आपको ओनरशिप देंगे, तो उसके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट भी तो होना चाहिए कि वो उतना खरीद पाए, ठीक है। तो ये फैसिलिटी दिया जाता था कि आप पहले एप्लीकेशन का पैसा दे दो, कुछ दिन बाद जब आपको फिर बोला जाएगा तब अलॉटमेंट का दे दीजिएगा, कुछ दिन बाद फर्स्ट कॉल का, फिर सेकंड कॉल का, फिर फाइनल कॉल का, ठीक है। तो क्या होगा इंस्टॉलमेंट में? आज के डेट पे देखो ना, हर एक चीज हम लोग ईएमआई में ले सकते हैं, तो इससे क्या हो रहा है? सेल भी बढ़ रहा है। हाँ, लॉस भी होता है, सही बात है। लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं कि ईएमआई कंसेप्ट रखना ही नहीं है, तो फिर जो है नंबर ऑफ जो है परचेजर वो कम हो जाएगा उसके ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि ईएमआई होने से बहुत सारे लोग जो है जो एक बार में पेमेंट नहीं कर पाते, धीरे धीरे पेमेंट करके चीजों को परचेस कर पाते। वैसे ही शेयर का कंसेप्ट भी था कभी ऐसा ही, ठीक है, कि एक बार में पेमेंट नहीं कर पाएगा लोग, ऐसा मानते हुए इस तरीके का फैसिलिटी दिया जाता था कंपनी के तरफ से कि पैसा हम लोग इस तरीके से आपसे लेंगे, ठीक है। और एक चीज भी था, लोग शेयर खरीदने में डरते भी थे, ठीक है। तो पता नहीं कि कंपनी बोल रही है ऐसा और कहीं पैसा लेके चले जाए तो क्या होगा, तो इसीलिए इस तरीके का फैसिलिटी रखा गया था कि धीरे धीरे पैसा दो। और ये होता भी था, ठीक है, कि पहले इतना रूल्स रेगुलेशंस नहीं था 1991 के पहले। क्योंकि 1991 में क्या आया? सेबी आया, ठीक है। उसके पहले क्या होता था? ऐसा कंपनी बनता था, कंपनी बनने के बाद मान लो एप्लीकेशन का पैसा लिया, उसके बाद कंपनी बंद होके चला गया, ठीक है, या फिर अलॉटमेंट तक का पैसा लिया उसके बाद, तो लोगों का तो लॉस है। उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा भरा, अलॉटमेंट का पैसा भरा, उसके बाद कंपनी बंद हो गया, तो उनका तो पूरा पैसा लॉस हो गया। अब ऐसे होने से कंपनी जो है, क्या होता था ना, ऐसा होने पे कंपनी जो है गवर्नमेंट पे मतलब सॉरी, कंपनी बोल रहे, पब्लिक को जो है गवर्नमेंट पे गुस्सा आता था। क्यों? क्योंकि कंपनी बनेगा कि नहीं बनेगा इसका डिसीजन गवर्नमेंट लेता था। तो फिर गवर्नमेंट को देखना चाहिए पब्लिक का पैसा लॉस हो रहा है, कंपनी आ रही है मार्केट में, लोगों से पैसा ले रही है, बंद करके चले जा रही है। तो सेबी लाया गया, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाने का क्या मतलब फैसिलिटी क्या हुआ? एक्चुअली ये क्या है, ये हम लोग को मतलब ये कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशंस या गाइडलाइंस को बनाती है, ठीक है। मतलब कौन सा कंपनी शेयर इशू कर पाएगा कि नहीं पाएगा। कंपनी को अगर इशू करना है शेयर, ठीक है, तो उसको सेबी के गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पब्लिक को भी ध्यान रखना है कि जो कंपनी में हम लोग पैसा लगा रहे क्या वो सेबी रेगुलेटेड है कि नहीं, ठीक है। मतलब फ्रॉड भी तो हो सकता है, तो उस बात का भी ध्यान रखना है पब्लिक को ऐसे कंपनी में पैसा लगाना नहीं है जो सेबी फॉलो नहीं कर रहा है, वैसा कंपनी बनना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए 1991 में सेबी का जो है कंसेप्ट लाया गया, ताकि कंपनी फ्रॉड करके ऐसा ना करे कि कुछ पेमेंट ले लिया पब्लिक से, पैसा आ गया फिर बंद करके चली गई, ऐसा अभी कंपनी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो 1991 के बाद से सेबी आ गया, और उसके बाद से क्या हुआ कि कंपनी के ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लग गए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म कंपनी बनाना है तो शेयर इशू करने के लिए सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा, या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशंस है सेबी के तरफ से वो फॉलो करना ही पड़ेगा अगर किसी को कंपनी बनाना है तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ओल्ड सिस्टम में कैसे करके एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल, ये सब का पैसा लिया जाता था। इस तरीके से ही हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आज के डेट पे जो एट ए टाइम हो जाता है ऐसा नहीं, ठीक है। तो देखो पहले क्या होता था
अच्छा हाँ, और एक बात भी है, देखो ओनरशिप मिलने से ही ऐसा मत सोचो कि हम लोग कंपनी के किसी भी काम में जो है अपना डिसीजन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर किसी के पास सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेयर्स है तो ही वो कंपनी के, देखो ओनर है मतलब हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे ही सोचेंगे ना। अगर हम लोग किसी चीज के ओनर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो हमारा डिसीजन वहां पर जो है मायने रखेगा। लेकिन अगर हम लोग के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ठीक है, तो फिर हम लोग डिसीजन नहीं दे सकते हैं। डिसीजन देने के लिए, जैसे अगर किसी के पास एक दो शेयर है किसी कंपनी का, वो ओनर तो है लेकिन वो कभी भी कंपनी के किसी डिसीजन में जो है, मतलब कंपनी का कोई भी डिसीजन वो नहीं ले सकता है। डिसीजन लेने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर लेकिन होना जरूरी है, ठीक है। ये पहले भी रूल्स था, अभी भी रूल्स है। तो ओनरशिप लेने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोग छोटे मोटे ओनर है, किसी कंपनी का एक शेयर है, किसी कंपनी का 5 शेयर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो उससे हम लोग ओनरशिप हमें मिलेगा, नाम के लिए ओनरशिप मिलेगा, लेकिन हम लोग कोई रेस्पॉन्सिबल, मतलब सॉरी, हम लोग कोई डिसीजन वगैरह नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हम लोग कोई डिसीजन वगैरह नहीं ले पाएंगे। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में जो कंपनी अपना पेमेंट लेती थी, इसका जर्नल एंट्री वगैरह क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब कंपनी, सबसे पहला बात है ये भी देखते हैं, कंपनी जब शेयर इशू करती है, ठीक है, तो वो कितने तरीके से कर सकती है। तो वो मेनली जो है दो ही तरीके से करेगी। पार पे इशू कर सकती है, बताएंगे पार क्या होता है, ठीक है, और प्रीमियम पे इशू कर सकती है, ठीक है। प्रीमियम पे इशू कर सकती है। तुम लोग डिस्काउंट भी सुने होंगे, लेकिन डिस्काउंट पे कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। ये देखो यहाँ पर कहीं तो लिखा हुआ है, रुको एक सेकंड दिखा देते हैं। ये देखो किसके हिसाब से, एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट एक्सेप्ट फॉर इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। बताते हैं क्या होता है, पहले ये समझ लो। सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। अब ये कैसा शेयर है स्वेट इक्विटी शेयर? स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब है जो कंपनी के एम्प्लॉय वगैरह है, ठीक है। स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना, ठीक है। जो कंपनी को ग्रो करने के लिए अपना पसीना बहाते हैं, एम्प्लॉय वगैरह को कंपनी जो है मार्केट से कम प्राइस में शेयर ऑफर करती है। अगर उन्हें खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। तो मार्केट से कम में कर रही है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट में करना। तो स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी डिस्काउंट में इशू कर सकती है, बाकी नॉर्मल शेयर कंपनी पब्लिक को कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है। तो हमें यहाँ पर एंट्री दो रीजन से पढ़ना है। पार में इशू करने से क्या होगा, प्रीमियम में इशू करने से क्या होगा, ठीक है। लेकिन इशू का प्रोसेस हमें कैसे पढ़ना है? इशू का प्रोसेस हमें ओल्ड मेथड से ही करना होगा, ठीक है। अब देखो कंपनी जो शेयर इशू करती है, अब शेयर का कुछ कंसेप्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी शेयर इशू करके जो कैपिटल बनाती है, उसमें क्या क्या कैपिटल का नाम होता है। एक होता है देखो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। हम बता देते हैं क्या है, ठीक है। जस्ट एक लाइन में बता देते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब ऑथोरिटी कंपनी के पास जितना है शेयर कैपिटल इशू करने का, मतलब पब्लिक से कंपनी जो पैसा ले रही है उसे ही हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। अब इसका एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी जितना चाहे मार्केट से जो है पैसा फंड रेज कर सकती है, ऐसा नहीं है। सब कंपनी को अपना एक लिमिट लिखवाना पड़ेगा कि इतना लिमिट है मेरा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपनी को एस्टिमेट करना पड़ेगा इसका मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहले कंपनी को सोचना पड़ेगा कि जिस वजह से हम मार्केट में आ रहे, जो बिजनेस लेके या फिर जो प्रोजेक्ट के साथ हम मार्केट में आ रहे हैं, उसके लिए मुझे कितने पैसे का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और उतने ही पैसे के लिए वो अपना कैपिटल क्लॉज बनाएगी, ठीक है। मतलब उनको एक कैपिटल क्लॉज बनाना पड़ेगा एमओए में, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, जो रहता है, उसमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा कि कितना कैपिटल हम लोग जो है अपना मैक्सिमम कैपिटल कितना सोच रहे हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम कैपिटल कंपनी एस्टिमेट करके लिखेगी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उतना ही उनका ऑथराइज्ड कैपिटल होगा या नॉमिनल कैपिटल। उससे ज्यादा वो मार्केट से कैपिटल रेज नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इट पुट्स अ लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच ए कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेजिंग
ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम एंड इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में जितना मैक्सिमम जितना कैपिटल जो है मार्केट से रेज कर सकती है वही उसका ऑथराइज्ड कैपिटल है। ये उनको रिटर्न मतलब लिखवाना पड़ता है, ठीक है, कहां पर, कैपिटल क्लॉज के अंडर में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर कैपिटल क्लॉज में ये लिखवाना पड़ता है, ठीक है। मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब इससे ज्यादा कैपिटल वो मार्केट से रेज नहीं कर सकेगी, ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल मतलब कंपनी जितना शेयर इशू कर चुकी है। जैसे मान लो कंपनी के पास ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख का, मतलब मार्केट में 10 लाख से ज्यादा वो शेयर इशू करके पैसा जुगाड़ नहीं कर सकती, उसमें से कंपनी ने 8 लाख का ही अभी शेयर इशू किया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। जितना कंपनी शेयर इशू कर चुकी है उसको हम लोग बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। अच्छा, अब जितना इशू नहीं करेगी उसे अनइशूड कैपिटल बोलेंगे। जैसे कंपनी के पास ऑथोरिटी है 10 लाख का, कंपनी इशू किया है 8 लाख का, तो 2 लाख का अभी तक नहीं किया है, तो 2 लाख को बोलेंगे अनइशूड शेयर कैपिटल, जो अभी तक इशू नहीं हुआ है। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पर दिया है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। जैसे मैंने बोला कि कंपनी का ऑथोरिटी है 10 लाख का, कंपनी ने इशू किया है 8 लाख, अनइशूड है 2 लाख, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ऑथराइज्ड, ये हो गया इशूड, कंपनी ने इतना इशू किया है, ये हो गया अनइशूड, जितना इशू नहीं किया है अभी तक। यहाँ पर क्या है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, मतलब जितना शेयर कंपनी ने इशू किया है उसमें से पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब किया है। जरूरी नहीं है कि कंपनी ने अगर जितना शेयर ऑफर किया है उतना ही शेयर जो है पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। मान लो पब्लिक ने यहाँ से सब्सक्राइब किया 5 लाख, तो उसे हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। जितना पब्लिक सब्सक्राइब करेगी उसे हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। और जितना नहीं करेगी उसे हम लोग बोलेंगे अनसब्सक्राइब। जैसे कि यहाँ पर 3 लाख जो है इसे हम लोग बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड, ठीक है। अच्छा, अब जितना सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, जरूरी नहीं है कि कंपनी एक ही बार में पूरा पैसा मांग ले। जैसे मैंने यहाँ पर बोला है ना, ये देखो कंपनी धीरे धीरे अपने इंस्टॉलमेंट के हिसाब से कॉल करती है, तो कंपनी जितना जितना कॉल करते जा रही है उसे हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से कंपनी जितना कॉल कर रही है उसे हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप। मान लो कंपनी ने अभी तक 2 लाख की पब्लिक से मांग लिया है, बाकी 3 लाख जो अभी तक नहीं मांगा है उसे हम लोग बोलेंगे अनकॉल्ड, अनकॉल्ड कैपिटल। अब 2 लाख कंपनी ने तो मांग लिया है, लेकिन सभी पेमेंट कर दे रहे हैं टाइम पे या कर देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, तो जितना पेमेंट मिल जाता है, मान लो इसमें से 1.5 लाख ही अभी मिला है, तो उसे हम लोग बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। और जो अभी तक पे नहीं हुआ है उसे हम लोग बोलेंगे अनपेड शेयर कैपिटल, ठीक है, अनपेड शेयर कैपिटल। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कुछ हमें जस्ट थियोरिटिकली थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। यहाँ पर देखो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब था मैक्सिमम जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में जितना कैपिटल रेज कर सकती है, ठीक है, वो होता है ऑथराइज। सब्सक्राइब्ड मतलब ये देखो, इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, सॉरी इसके पहले तो इशूड होगा, ऑथराइज्ड के बाद आएगा इशूड। ये देखो, एक कंपनी नीड नॉट इशू टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी पूरा ऑथराइज्ड कैपिटल इशू कर दे जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कर भी सकती है, ठीक है, जितना उसको जरूरी होगा उतना ही वो करेगी। जितना भी पोर्शन वो इशू कर चुकी है उसको हम लोग बोलेंगे इशूड कैपिटल, और जितना नहीं कर रही है अनइशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब इट इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल व्हिच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, कंपनी ने जितना ऑफर किया उसमें से जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उसे हम लोग बोलेंगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जितना नहीं किया अनसब्सक्राइब। अब उसमें से कंपनी ने जितना कॉल किया उसे हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप, मतलब जरूरी नहीं है कि कंपनी ने पूरा पैसा एक ही बार में ले लिया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में लेती है तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। जितना कॉल नहीं किया अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। अब जितना कॉल किया उसमें से पब्लिक ने जितना दे दिया पेड अप शेयर कैपिटल, और जितना नहीं दिया उसे हम लोग बोलेंगे अनपेड शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने देखा कि कितने तरीके का शेयर कैपिटल होता है, तो ये तुम लोग थोड़ा सा यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके बाद टाइप्स ऑफ, यहाँ लिख, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड
फिर इसके बाद इशूड, देखो जैसा जैसा फॉर्मेशन में होगा वैसे ही हम लाइन बाय लाइन लिखवा रहे हैं। सबसे पहले कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना मैक्सिमम कैपिटल वो रेज करना चाहती है मार्केट से, वो होता है उसका ऑथराइज्ड कैपिटल। उसमें से जितना ऑफर कर चुकी है पब्लिक को वो होता है इशूड शेयर कैपिटल। पब्लिक ने जितना उसमें से जो है सब्सक्राइब किया है वो होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, जितना कंपनी ने ऑफर एक्सेप्ट किया है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अच्छा, अब उसमें से कंपनी ने जितना कॉल किया है उसे हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप। कॉल्ड अप में से जितना पब्लिक ने दिया है वो होगा पेड अप। ठीक है, पेड अप कैपिटल। जितना नहीं दिया उसे हम लोग बोलेंगे अनपेड। अच्छा, और एक भी होता है सब्सक्राइब, इसके अलावा अनसब्सक्राइब भी होता है, जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो सारे नाम लिख लो। अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अच्छा, अनइशूड भी होगा, जितना अभी भी बाकी है इशू करना, जो फ्यूचर में कंपनी करना चाहती है। अनइशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड, इशूड, अनइशूड, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड। ठीक है, और अनकॉल्ड, जो अभी तक कॉल नहीं हुआ, अनकॉल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 9। ठीक है, 9 टाइप्स लिखा है मैंने। ठीक है, चलो यहाँ पर है 5। मैंने एक्चुअली ये पॉइंट्स को भी उसके साथ साथ ऐड कर दिया इस वजह से। ठीक है, चलो तो ये हम लोग का हो गया टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। इतने तरीके का शेयर कैपिटल होता है। अच्छा, अब शेयर जो इशू कर सकती है कंपनी, जैसे मैंने बोला पार पे इशू कर सकती है, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। ठीक है, तो कंपनी का शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। ठीक है, कंपनी जो शेयर इशू करती है हर एक शेयर का क्या होता है, हर एक शेयर का अपना एक फेस वैल्यू होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है शेयर का अपना एक ओरिजिनल, हर एक चीज का अपना एक ओरिजिनल वैल्यू होता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं उसका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो शेयर का भी अपना क्या होता है, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू होता है, मतलब ओरिजिनल प्राइस होता है। अगर उससे ज्यादा में कंपनी इशू कर रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम पे इशू करना। ठीक है, अगर कंपनी शेयर के ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा में इशू करती है तो हम लोग उसे बोलते हैं कि कंपनी प्रीमियम में शेयर इशू कर रही है। तो नॉर्मली कंपनी का हर एक शेयर का जो है फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू होता है। अगर हम लोग का इशू प्राइस जो है, इशू प्राइस इक्वल टू अगर फेस वैल्यू है या फिर नॉमिनल वैल्यू है तो हम लोग बोलेंगे ये पार पे इशू हुआ है। ठीक है, और इशू प्राइस अगर हम लोगों का ग्रेटर देन फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू है तो हम लोग बोलेंगे ये शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है। ठीक है, और पार वैल्यू क्या होता है, नॉर्मली देखो क्वेश्चन में हमें बता देगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें बता रहा है तो हम लोग वही लेंगे। इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइड फॉलो द क्वेश्चन, अदरवाइज 10 लेना है। ठीक ठीक है, 10 रुपीज लेना है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इक्विटी शेयर का पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का अगर हमें कभी क्वेश्चन में दे भी दे कि इशू ऑफ, हम लोग इक्विटी शेयर पढ़ेंगे, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर का भी दे दे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई जो है डिफरेंस नहीं होने वाला। सिर्फ एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके का शेयर के बारे में लिखेंगे यहाँ पर, देखो शेयर जो है नॉर्मली दो तरीके का होता है। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मेनली इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में ही जो है अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे, इसी का अकाउंटिंग एंट्री हम लोग सीखेंगे। लेकिन अगर हमें कभी शेयर में प्रेफरेंस शेयर लिख दे तो अकाउंटिंग एंट्री जो है सेम होगा एज इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर आ जाए लैंग्वेज, मतलब अगर हमें प्रेफरेंस शेयर दे दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए जो सीखेंगे यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर लिख देंगे उसके जगह पे एंट्री में, तो ही हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखो एक एक करके एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, एंट्री हम एक बार लिखवा देते हैं क्या क्या एंट्री होता है। यहाँ पर लिख लूं, ठीक है, ये लिखा हुआ रहेगा तो बेटर। इशू ऑफ शेयर्स at
पार, पहले हम पार वैल्यू पे दिखाते हैं। अगर कंपनी पार पे शेयर इशू कर रही है तो क्या क्या एंट्री करेगी। सबसे पहले कौन सा इंस्टॉलमेंट का पैसा लिया जाता है, जैसे मैंने बोला कि हम लोग ओल्ड मेथड वाला ही देखेंगे, यहाँ पर हम लोग के सिलेबस में यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन के लिए पैसा मांगती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी, मैंने एपीपी लिख दिया है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या होगा, जब कंपनी को शेयर इशू करना होता था, ठीक है, तो अभी भी ये होता है, कंपनी को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को घर पे बैठ के कैसे पता चलेगा कि कंपनी शेयर इशू करी। आज तो फिर भी ठीक है, ऑनलाइन के जमाने पे हमें बहुत जगह पे एडवर्टाइजमेंट दिख जाता है, हमें से टीवी पे ही देखना है, पेपर में, न्यूज पेपर में ही देखना है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम लोग अलग अलग जगह से भी आजकल जो है हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ कंपनी शेयर इशू करी। लेकिन पहले क्या होता था, पहले न्यूज़पेपर में, बैंक में, जो है क्या बोलते हैं, टीवी में, ये सब जगह पे जो है एडवर्टाइज आता था कि हाँ कंपनी मार्केट में आ रही है और वो शेयर इशू करना चाहती है, अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है तो एप्लीकेशन भर दो, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर डेट भी होता है कि इतने से इतने दिन के अंदर जो है एप्लीकेशन का पैसा जमा दे देना है। तो कंपनी ने पहले बोल दिया कि यहाँ मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है एप्लीकेशन का पैसा जमा देना है। तो क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को फिलअप करना पड़ता था, ठीक है। जैसे तुम लोग कोई कहीं एडमिशन लेते हो तो वहां पर फॉर्म फिलअप करते हो ना, कॉलेज में, स्कूल में, तो वैसे ही लोगों को अगर शेयर खरीदना है तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके वहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कितना लेना है वो लिख देना है। और एक एक शेयर का कंपनी ने जो भी प्राइस रखा है, जैसे मान लो किसी को 100 शेयर लेना है, कंपनी ने एक शेयर का प्राइस रखा है 10 रुपए, जिसमें एप्लीकेशन का 2 रुपए करके है, तो 100 इंटू 200 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। और उसको ड्राफ्ट करके पहले देना पड़ता था, ठीक है। कंपनी कभी भी जो है कैश इन हैंड नहीं करती है, तो आज तो ऑनलाइन पे पेमेंट हो जाता है डायरेक्टली, ऑन दैट मोमेंट ड्राफ्ट वगैरह करना पड़ता था, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को मिलने पे कंपनी क्या एंट्री करेगा, देखो एंट्री समझ लेना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी के पास पैसा आ गया, किस चीज का आ गया, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, लेकिन ये क्या है, लोगों का पैसा है, ठीक है। जिनको हम लोगों ने ये बोला है कि आप पैसे दे दो, हम लोग आपको ओनर बना देंगे बिजनेस का, ठीक है, और आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो इसीलिए देखो, जब लोगों का पैसा खुद के पास रखते हैं तो वो लाइबिलिटी होता है, इसीलिए शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट है, पैसा आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, और टू शेयर एप्लीकेशन ये लाइबिलिटी हो जा रहा है, किसी और का पैसा हम लोग रख रहे हैं, मतलब कंपनी रख रही है, तो ये उसके लिए लाइबिलिटी हो गया। अच्छा, अब सेकेंड एंट्री का मतलब समझो। सेकेंड एंट्री में क्या होगा, सभी ने जो है एप्लीकेशन दिया है, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन कंपनी को सभी का पैसा मतलब इसमें से कंपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वो किनको ओनर बनाना चाहती है, ठीक है। मतलब क्या जिनका पैसा है सभी को ओनर बनाना है, कुछ लोगों को नहीं बनाना है, या क्या करना है, ठीक है। मतलब अब कंपनी क्या करेगी, ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर करेगी। तो उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री कुछ इस तरीके से होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं, फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो उसका एंट्री क्या होगा, ये देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर हुआ तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो, प्रेफरेंस हुआ तो प्रेफरेंस लिख दो, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये किस चीज का एंट्री हो गया, देखो जब हमारे पास पैसा आ गया, पहले तो एप्लीकेशन का पैसा आ गया, उसके बाद
जिनको हमें ओनरशिप देना है, जिनको हमें ओनर बनाना है ऑर्गेनाइजेशन का, उनके पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। जैसे कोई सोल प्रोप्राइटर जब बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, कैश टू कैपिटल, ठीक है। जैसे मान लो मिस्टर ए ने अपने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम, तो क्या लिखते हैं, कैश टू एज कैपिटल। तो वैसे ही हो गया, देखो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन कैंसिल आउट, तो कैश के जगह बैंक, क्योंकि कंपनी जो है वो कैश इन हैंड में काम नहीं करती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर जितने लोगों ने पैसा दिया है, अब बहुत सारे ओनर होते हैं, सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, ए बी सी डी करके कितने लोगों ने मान लो एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसमें से कंपनी जिनको ओनर बनाना चाहती है सबका नाम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, ए का शेयर कैपिटल, बी का, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इन जनरल फॉर्म में लिखा जाता है टू शेयर कैपिटल, ठीक है, कि कंपनी ने इन लोगों को ओनरशिप दिया है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का ओनरशिप ट्रांसफर करने का एंट्री। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, देखो एंट्री क्या होता है, बहुत जन भूल जाते हो या फिर गलत हो जाता है, तो इसीलिए समझ के पढ़ना जरूरी है। अब इसके बाद सोचो कि क्या कंसेप्ट होगा। अब कंपनी ने पहले ही बोला है हम लोग इंस्टॉलमेंट में पैसा लेंगे, आपको एक बार में पूरा पैसा देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, फिर कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि किनको किनको ओनरशिप उनको देना है। उसके बाद क्या होगा, ओनरशिप जिनको मिल गया, अब वो थोड़ी ना खुद से उनको पता होगा कि नेक्स्ट पेमेंट कब करना है। जब कंपनी उन्हें बोलेगी कि आपका नेक्स्ट पेमेंट, जिसका नाम है अलॉटमेंट, आपको इतने तारीख को करना है, या फिर जो भी एक जो डेट वगैरह बता देगा कंपनी, तो कंपनी को पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी पहले बताएगी, उसके बाद वो पैसा देंगे। तो एंट्री भी कंपनी की तरफ से वैसा ही होगा। तो कंपनी पहले क्या करेगी, ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री मतलब कंपनी पहले बोलेगी कि मैंने ओनर लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि मुझे अलॉटमेंट में इतना पैसा देना है, मतलब अलॉटमेंट में इतना पैसा चाहिए होगा, ठीक है। तो फिर थर्ड एंट्री कैसे होगा, और अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसका मतलब समझो, अलॉटमेंट मनी ड्यू का मतलब है कि कंपनी अपने ओनर को बता रही है, ठीक है, अपने ओनर जो है उनको बता रही है कि अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिएगा इतने दिन के अंदर, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, जैसे हम लोग डेटर को ड्यू करते हैं, कैसे, जब कोई किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो पहले ड्यू एंट्री, जब वो पेमेंट करते हैं तो रिसीव एंट्री, तो क्या करते हैं, डेटर टू सेल। यहाँ पर रिसीवेबल अमाउंट का नाम क्या है, यहाँ पर डेबिट किस बात का होगा, डेटर किस चीज का होगा, शेयर अलॉटमेंट का, क्योंकि नेक्स्ट कॉल का नाम ये देखो, ये लेकिन सीक्वेंस में ही रहता है, पहले वाले का नाम एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनल, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो सेकंड का नाम हमेशा अलॉटमेंट ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। मतलब फिर से ओनर से लिया गया अलॉटमेंट का पैसा हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा सोच के हम लोगों ने ओनर से पैसा मांग लिया, ठीक है। अब जो पैसा दे देंगे उनके लिए हमें एंट्री करना पड़ेगा जब पैसा मिलेगा, ठीक है। जैसे ही ओनर को पता चलेगा कि इतने तारीख के अंदर पेमेंट कर देना है, जिनको करना है वो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फोर्थ नंबर एंट्री में लिखेंगे पैसा जब रिसीव होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर allotment money receipt, allotment money receipt। तो रिसीव होने पे एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment, being allotment money रिसिप्ट। जैसे डेटर का होता है ना, वैसे ही सेम देखो, जैसे हम लोग लिखते हैं डेटर टू सेल, ठीक है। क्यों हम लोग पैसा ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग डेटर को सेल किए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट का पैसा हमें मिलेगा और उसको हम लोग उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल का पैसा के लिए हम लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया। अब जैसे ही पैसा मिल गया बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो देखो, शेयर अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, फिर से बैंक टू शेयर कैपिटल वाला एंट्री बन गया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो शेयर अलॉटमेंट
अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, फिर से क्या हो गया, बैंक टू शेयर कैपिटल, मतलब अपने बिजनेस में पैसा इंट्रोडक्शन, मतलब कैपिटल इंट्रोडक्शन का जो एंट्री होता है वही वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग का क्या एंट्री होगा, 5th नंबर में नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का एंट्री होगा। फिर से कंपनी जो है ओनर को एक डेट के लिए बता देगी कि इतने डेट के अंदर आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देना है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम दे देते हैं फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। सेम एंट्री होगा, पहले बताना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ओनर को नहीं पता चलेगा। तो जैसे ही कंपनी बताएगी तो उसका एंट्री करेगी, ड्यू एंट्री। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही पर्टिकुलर डेट आ जाएगा तो सभी ओनर जो है पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट रिसीव होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। जैसे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड होगा, सेम एंट्री जैसे हम लोगों ने अलॉटमेंट में किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सेम तरीके से हम लोग फाइनल कॉल का भी कर सकते हैं। फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सॉरी, फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, पहले तो ड्यू होगा ना, क्योंकि देखो हर एक एप्लीकेशन के बाद जितने सारे इंस्टॉलमेंट होंगे सबको पहले ड्यू करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, पहले बताना पड़ेगा कि कब तक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। और जैसे ही पेमेंट मिल गया, इधर लिख देते हैं फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो यहाँ पर कैसे याद रखना है, पहला बात है कि देखो जैसा जैसा मतलब इंसिडेंट होता जाएगा उस तरीके से एंट्री होता है। तो देखो एंट्री ऑल अबाउट होता है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा मिल गया तो ये पैसा एडवर्टाइजमेंट करने पे आता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करने पे लोगों को पता चलता है कि शेयर आया है मार्केट में, लोग जो है एप्लीकेशन को फिलअप करते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट के साथ, ठीक है, ड्राफ्ट कर देते हैं, कंपनी के पास पैसा आ जाता है। ये हो गया, पैसा मिल गया, ठीक है, एप्लीकेशन का। अब कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा किन को कंपनी ओनरशिप देना चाहती है, तो वो हो गया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ओनरशिप देने से ये एंट्री हो जाएगा, ठीक है। ये पहले लाइबिलिटी था, दूसरे का पैसा, फिर उसको जब ओनरशिप दे दिए तो फिर वो लाइबिलिटी खत्म हो गया और वो बैंक टू शेयर कैपिटल हो गया। जैसे अपने बिजनेस में पैसा इंट्रोडक्शन करने से, कैपिटल इंट्रोडक्शन करने से एंट्री करते हैं, उसके बाद जो ओनर है उनको बताएंगे कि नेक्स्ट अलॉटमेंट का पैसा देना है, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये ड्यू एंट्री होता है कि मुझे पैसा, मतलब कंपनी बोल रही है मेरे ओनर से मुझे पैसा मिलेगा, मिला नहीं है, मिलेगा। तो फिर ये क्या हो गया, एसेट, मिलना एसेट हो गया। तो शेयर अलॉटमेंट, देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उस पैसे को उन्हीं के कैपिटल में, उनके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। जब मिल गया तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। सेम तरीके से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ठीक है। ये बाई चांस मैंने ये सेकंड कॉल की जगह फर्स्ट कॉल लिख दिया।
ठीक कर लेते, इसे मैंने, तुम लोग भी ठीक कर लो अगर गलत लिख ली हो तो। यहाँ पर सेकेंड कॉल मनी, ठीक है, सेकेंड कॉल मनी से पैसा जो है ड्यू हुआ, उसके बाद सेकेंड कॉल मनी से यहाँ पर, अच्छा ये फर्स्ट कॉल का रिसीप्ट, अच्छा पैसा रिसीव हो गया, उसके बाद फाइनल कॉल मनी ड्यू हुआ, फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हो गया। सेम इसी तरीके से जैसा जैसा ट्रांजैक्शन होगा उसी तरीके से हम लोग को एंट्री करना है। अच्छा यहाँ पर और एक चीज क्या याद रखना है, शेयर कैपिटल, जहां जहां एंट्री में शेयर कैपिटल है, देखो जहां भी एंट्री में शेयर कैपिटल लिखा हुआ है उस एंट्री का वैल्यू हमेशा किससे होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू, एक काम करते हैं नंबर ऑफ शेयर लिखते हैं, इशूड होगा कि सब्सक्राइब वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू हो जाएगा हमेशा फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू से, ठीक है। शेयर कैपिटल जहां जहां है वहां पर एंट्री हम लोग का हमेशा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से होगा। अब नंबर ऑफ शेयर इशूड भी हो सकता है, नंबर ऑफ शेयर जो है सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है, उसका रीजन हम बता रहे क्योंकि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उनका सब्सक्रिप्शन किस तरीके से होगा, देखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। ये देखो यहाँ पर तो नहीं है, चलो दिखाते हैं, यहाँ पर ये वाला फॉर्मेशन देखने से पता चलेगा। देखो क्या लिखा है, प्रोसीड्यूर फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी, इक्विटी शेयर के थ्रू से कंपनी जब फंड रेज करना चाहती है तो वो सबसे पहले एक जो है प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है, मतलब वही इंफॉर्मेशन जहां से लोगों को पता चलेगा कि किस चीज का कंपनी है, क्या उसका मार्केट में वैल्यू होगा, क्या बिजनेस लेके आ रही है, मतलब लोगों को भी तो डिसाइड करना है ना कि मुझे उस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, तो उसके लिए डिटेल्स तो कुछ होना चाहिए, वो कहाँ रहेगा, प्रोस्पेक्टस में रहेगा कि कब कब कितना अमाउंट देना है, क्या करना है, ठीक है। अब जब लोग जो है शेयर खरीद रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन भर के दे रहे हैं, तो हो सकता है कि कंपनी का फुल सब्सक्राइब हो गया, मतलब कंपनी ने जितना एप्लीकेशन मार्केट में जो है दिया था उतना सारा ही जो है रिसिप्ट हो गया। ये देखो दैट इज एप्लीकेशन रिसिप्ट फॉर ऑल इशूड शेयर, जितने शेयर कंपनी ने मार्केट में इशू किए थे सारे शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, उसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। अगर फुल सब्सक्रिप्शन हो गया तो क्या होगा, डायरेक्टर मेक्स अलॉटमेंट फॉर शेयर अप्लाइड, क्या होगा, कंपनी के जो डायरेक्टर है वो क्या करेंगे, ओनरशिप ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वही बोला है अलॉटमेंट करने का मतलब ही है ओनरशिप मिल जाएगा, और उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा धीरे धीरे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉल जो है रिसीव होता जाएगा। लेकिन अगर कंपनी ने जितना मार्केट में शेयर इशू किया था उससे कम एप्लीकेशन आया, ठीक है, मतलब मान लो कंपनी ने 100 शेयर इशू किए थे, 100 एप्लीकेशन ही भर के आ गए, ठीक है, मतलब 100 शेयर का ही पैसा मिल गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 100 शेयर इशू किए थे लेकिन 90 शेयर्स जो है पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, तब क्या होगा, तो उसमें एक रूल्स होता है, देखो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है रिसिप्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हो गया है, मतलब अभी तो देखो 100% ही है, फिर भी एक रूल्स होता है कि कंपनी को अपना एटलीस्ट 90% शेयर सब्सक्राइब करवाना ही पड़ेगा, मतलब अगर कंपनी 100 शेयर इशू करना चाहती है तो 90% शेयर इशू होना ही पड़ेगा, मतलब 90 शेयर्स, ठीक है। तो ये होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन करवा चुकी है तो सेम तरीके से डायरेक्टर जो है अलॉटमेंट देना स्टार्ट करेंगे, फिर अलॉटमेंट मनी लेंगे, फिर उसके बाद जो है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। लेकिन मान लो कंपनी ने 100 में से सिर्फ 80 शेयर ही जो है पब्लिक ने इशू किया, तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ, क्योंकि मिनिमम 90% होता है, तो 90% से अगर कम होगा तो बाकी सारे पैसे जो भी एप्लीकेशन मनी के थ्रू से कंपनी को मिला है वो कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी रिटर्न, ठीक है। हम ये पहले के जमाने वाला बात करें, आज के डेट पे 100% ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अंडर राइटर के थ्रू से होता है। तो ये देखो यहाँ पर बोल रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, अगर ऐसा हुआ कि कंपनी ने सोचा था कि मुझे 100 शेयर इशू करवाना है, लेकिन कंपनी का 90% यानी 90 से भी कम शेयर अगर इशू मतलब सब्सक्राइब हुआ है तो कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, तो 80 शेयर पे जो भी पैसे कंपनी ने रिसीव किए वो कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा जिनसे भी लिया है, ठीक है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन ये होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने जितना शेयर इशू किया था, मान लो 100 शेयर इशू किया था, 120 एप्लीकेशंस आ गए, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देखो कंपनी के पास अगर 100 शेयर का कंपनी सोच रही है हम 100 शेयर इशू करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में एप्लीकेशन फॉर्म 100 ही होता है, 100 से ज्यादा होता है, ठीक है।
क्यों होता है? क्योंकि देखो फॉर्म फिलअप करते वक्त गलत भी तो हो सकता है लोगों से, तो फिर वो फॉर्म बेकार हो गया, तो थोड़ी ना लिमिटेड फॉर्म देगी कंपनी। तो मान लो कंपनी को अगर 100 शेयर जो है सब्सक्राइब करवाना है, तो कंपनी कम से कम 200 शेयर्स जो है मार्केट में दे सकती है, क्योंकि कुछ शेयर्स जो है लोग लेके गए, फिर सोचे नहीं मुझे नहीं करना है, तो बेकार हो गया, फेंक दिए उस एप्लीकेशन फॉर्म को, हो सकता है। तो इसलिए कंपनी जो है ज्यादा इशू कर रखती है। तो ऐसा हो सकता है कि जितना कंपनी चाह रही थी कि मुझे 100 एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए तो काफी है, लेकिन 120 आ गया, तो इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। दैट इज एप्लीकेशन रिसिप्ट आर मोर देन शेयर इशूड। तो कंपनी क्या कर सकती है, 20 शेयर का पैसा रिटर्न कर सकती है, क्योंकि कंपनी मैक्स टू मैक्स 100 अलॉटमेंट ही दे सकेगी, क्योंकि उसके एस्टिमेशन के हिसाब से वही है। अब या तो कंपनी 20 शेयर्स का पैसा रिफंड कर सकती है, रिटर्न कर सकती है, या फिर कंपनी क्या कर सकती है, इस पैसे को नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट कर सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ये जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट डायरेक्टर कर देता है, जैसे कि एक्स्ट्रा पैसा जो आया वो नेक्स्ट अलॉटमेंट के साथ जो है उसे एडजस्ट कर देगा, या फिर फर्स्ट कॉल के साथ, फाइनल कॉल के साथ। तो इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन होने से क्या होता है। ये अगर रिटर्न करती तो आसान है, ठीक है, लेकिन अगर रिटर्न नहीं करके अगर एडजस्ट कर रही है नेक्स्ट कॉल मनी के साथ, तो उसे बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो सब्सक्रिप्शन कितने तरीके से हो सकता है। कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है तो सब्सक्रिप्शन कितने तरीके से हो सकता है? सब्सक्रिप्शन 3 तरीके से हो सकता है। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब एप्लीकेशन रिसिप्ट फॉर ऑल इशूड शेयर, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर ऑल इशूड शेयर। कंपनी ने जितना शेयर इशू करने का सोचा है, सारे शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। और अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड लेस देन द नंबर ऑफ इशूड शेयर। एप्लीकेशन रिसीव्ड आर, एप्लीकेशन रिसीव्ड लेस देन, ऐसे लिख देते हैं, लेस देन शेयर इशूड। जितने शेयर इशू कर दिए गए उससे अगर कम एप्लीकेशन मनी आया है। और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड ग्रेटर देन शेयर इशूड। कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है उससे ज्यादा, मतलब जितना शेयर इशू करने का सोचा है, मतलब क्या है, उससे ज्यादा एप्लीकेशन मिल गया, ठीक है। मोर देन द शेयर इशूड, तो ये मोर देन का मैंने साइन दे दिया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखो, फुल सब्सक्रिप्शन होने से एंट्री क्या होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन होने से एंट्री क्या होगा, और ओवर सब्सक्रिप्शन होने से क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग फुल सब्सक्रिप्शन का देखेंगे, और उसके साथ साथ पर वैल्यू पे शेयर इशू होने से क्या होता है वही वाला देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इलास्ट्रेशन 1 जो है वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो बैलेंस शीट अभी मैंने बोला नहीं है, जब बोलेंगे तो बैलेंस शीट रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये 1 वाला स्किप करके हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इलास्ट्रेशन 2। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर, 50 इच पेएबल ऑन एप्लीकेशन 15, ऑन अलॉटमेंट 20, ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 15। तो कंपनी का डिसीजन है कि उसे 10,000 इक्विटी शेयर इशू करना है 50 ईच, ठीक है। एक एक शेयर का वैल्यू उन्होंने रखा है 50 करके। कैसे पे करना है, एप्लीकेशन पे करना है 15 रुपीज, अलॉटमेंट पे करना है 20 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये एक साथ देना है। अब जैसे क्वेश्चन में बोलेगा फर्स्ट फाइनल अलग अलग दे, ऐसा जरूरी नहीं है। 15 रुपीज, तो चेक करते हैं 50 होता है कि नहीं। 20, 30, 40 और ये 5, 5, 10, 50 रुपीज हो गया, ठीक है। तो कंपनी ने अपने एक शेयर का वैल्यू जो है 50 रुपीज रखा है। तो यहाँ पर देखो 10 नहीं रखा है, नॉमिनल वैल्यू कंपनी ने खुद बता दिया है 50 रुपीज, यानी जैसे मैंने बोला था, अगर क्वेश्चन में जो बोला है वही हमें लेना पड़ेगा। तो 50 रुपीज, एप्लीकेशन और रिसिप्ट फॉर 10,000 शेयर, ठीक है। तो कंपनी ने 10,000 एप्लीकेशन जो है मार्केट में दिए थे, और 10,000 शेयर का ही एप्लीकेशन उन्हें मिल गया, यानी फुल सब्सक्रिप्शन है। जितने शेयर इशू
के उतने ही एप्लीकेशन मिल गए एंड ऑल द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड। इस लाइन का मतलब है सभी को ओनरशिप दिया गया, किसी को कंपनी ने रिजेक्ट नहीं किया है कि इनको ओनरशिप नहीं देंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड फॉर, सभी को जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, अगर किसी ने 5 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो उसे 5 शेयर का ही अलॉटमेंट दिया गया, किसी ने 10 के लिए किया है तो 10 शेयर का अलॉटमेंट दिया गया है। एंड इंस्टॉलमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी। ये सब इंस्टॉलमेंट मनी है, ये नहीं होता है, ठीक है, ये सब इंस्टॉलमेंट मनी है। इंस्टॉलमेंट मनी जो है वो कंपनी को रिसीव होते गए। सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, हमें कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री करके दिखाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली जर्नल बेस्ड चैप्टर ही है, तो हमें जर्नल एंट्री करके दिखाना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, लेकिन हम पूरा जो है फॉर्मेशन के साथ दिखा देते हैं कैसे करके हमें एंट्री वगैरह करना है, क्योंकि जर्नल बेस्ड चैप्टर है तो यहाँ पर नरेशन वगैरह ये सब सही होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। एक दिखा देते, बाकी में हम सिर्फ जर्नल एंट्री कर देंगे, नरेशन वगैरह तुम लोग खुद कर। इलस्ट्रेशन 2, तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम नहीं दिया है, अगर नाम देगा तो नाम लिख दो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, जैसे जर्नल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, सबसे पहले देखो कंपनी को 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ है, मतलब 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पेमेंट मिला होगा, और एप्लीकेशन है 15 रुपीज करके, यानी 10,000 इंटू 15 मिला होगा। तो सबसे पहले पेमेंट मिलेगा एप्लीकेशन का, तो एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर लिख दो, क्योंकि इक्विटी शेयर का ही हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर सिर्फ शेयर एप्लीकेशन भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा हुआ रहेगा क्या शेयर है। यहाँ सिर्फ शेयर इक्विटी शेयर बोला है तो इक्विटी शेयर लिख दो, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, कैसे करके लिखना पड़ेगा, कितना पैसा मिला है, एक शेयर का एप्लीकेशन का पैसा है 15 रुपीज, 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा मिला है, यानी 10,000 इंटू 50, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू सॉरी 50 नहीं 15 रुपीज है, वो तो टोटल वैल्यू हो गया, हम लोग एप्लीकेशन का लिख रहे हैं 15 होना चाहिए, वो मैंने गलती से 50 लिख दिया, 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये फर्स्ट एंट्री हो गया। डेट नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में डेट देगा तो हमें डेट लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब एक एंट्री लिख के हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखो हर एक एंट्री, हर एक ट्रांजैक्शन, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, जो भी बोला सबका दो दो एंट्री होगा। ये देखो एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का ये देखो अलॉटमेंट का 2 एंट्री, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री, फाइनल कॉल का 2 एंट्री, हर एक जो है ट्रांजैक्शन पे 2 एंट्री जरूरी है, ठीक है, 2 एंट्री जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा रिसीव का एंट्री लिख दी हो गया, नहीं, क्योंकि देखो लैंग्वेज भी दिया हुआ है, उसके बाद देखो लैंग्वेज दिया हुआ है ऑल द एप्लीकेशंस आर अलॉटेड, तो इसका एंट्री करना पड़ेगा। अलॉटेड का मतलब क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, तो उसका एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1,50,000, 1,50,000 being एप्लीकेशन, क्या लिखा था मैंने वही लिख देते, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये लैंग्वेज ठीक रहेगा, ज्यादा लेंदी भी नहीं है और शॉर्ट में समझ में भी आ जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट में एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो, मतलब ओनरशिप मिल गया, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड एंट्री,
थर्ड में क्या होगा, अब ये ओनर लोगों को जब बोला जाएगा कि अब नेक्स्ट पेमेंट करो तभी वो करने के लिए रेडी होंगे, तो पहले उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आपका अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो रहा है, तो अलॉटमेंट में 20 रुपीज करके देना है, तो पहले ड्यू करेगा कंपनी, ठीक है। अब ये एंट्री हम लोग क्यों कर रहे हैं, लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, एंड इंस्टॉलमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव, ठीक है, इंस्टॉलमेंट मनी धीरे धीरे ड्यू करते हुए रिसिप्ट हुआ, ड्यूली रिसीव मतलब ड्यू भी किया गया, रिसिप्ट भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले ड्यू होगा, पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, पहले अलॉटमेंट आता है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। कितना ड्यू होगा, देखो जितने लोगों को ओनरशिप दिया गया है, कितने लोगों को, पूरे 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स का ओनरशिप दिया गया है, तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स का ही जो है अलॉटमेंट मिलना चाहिए, तो उतने के लिए वो ड्यू एंट्री करेंगे, एक एक अलॉटमेंट पे 20 रुपीज मिलेगा, एक अलॉटमेंट का वैल्यू है 20, तो फिर 10,000 का हो जाएगा 2 लाख, तो 2 लाख ड्यू कर रहा है कंपनी के, उसे 2 लाख मिलेगा जिनको उन्होंने ओनरशिप दे रखा है, ठीक है। अगर मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट बोल के एंट्री कर दिया जाएगा, तो बोला है यहाँ पर सारे पैसे मिल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे 4th नंबर पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना रिसीव हुआ है, जितना ड्यू हुआ है पूरा ही रिसीव हो गया, अगर नहीं होगा तो क्वेश्चन हमें जरूर बताएगा, ठीक है, कि जितना डेबिट हुआ था उतना, मतलब जितना ड्यू किए थे उतना रिसीव अगर नहीं हुआ है तो क्वेश्चन हमें जरूर बताएगा कि कोई नहीं दिया है, तो क्योंकि हाँ ऐसा कुछ नहीं बोला यानी पूरे पैसे मिल गए। अब एक चीज और भी ध्यान दो, जितने से शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होता है ना, हमेशा उतने से ही शेयर एप्लीकेशन डेबिट होता है, ठीक है। सेम चीज जो है अलॉटमेंट के लिए भी होगा, जितने से यहाँ अलॉटमेंट ड्यू होगा उतने से ही यहाँ अलॉटमेंट जो है, मतलब जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, पार हो, प्रीमियम हो, जो है किसी ने पेमेंट दिया, पॉलिसी एरियर हो, जो भी हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन आएगा तब भी देखोगे कि जब भी हम लोग जितने से एप्लीकेशन का पैसा, जो मतलब एप्लीकेशन हुआ और नेक्स्ट अलॉटमेंट हो गया, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, जितने से डेबिट होगा उतने से ही हमेशा क्रेडिट होगा, ये बात एंट्री का ध्यान रखो। उसके बाद 5th नंबर में नेक्स्ट कौन सा पैसा ड्यू होगा, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो लिख देते हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल एक साथ लिखा है तो हम लोग भी एक साथ लिख देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फिर से ड्यू कर रहे हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अच्छा कितना हो जाएगा, 10,000 शेयर पे मिलेगा, फाइनल कॉल एक शेयर का फाइनल कॉल है 15 रुपीज, तो 10,000 का हो जाएगा इंटू 15 यानी 1,50,000, यहाँ भी लिखेंगे 1,50,000, ठीक है। अच्छा ये तो ड्यू एंट्री हुआ, अब रिसीव होने पे एंट्री लिखना पड़ेगा, रिसीव होने पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,50,000, 1,50,000 being first and final call money received, first and final call money
रिसीव, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। देखो जिस तरीके से मैंने जर्नल एंट्री लिखा वैसे ही एक क्वेश्चन था, जहां पर कोई कॉल्सिनेरियर मतलब कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया था कि हाँ एक शेयर है जो कि 50 रुपीज है टोटल, इसका पेमेंट कैसे करना है पब्लिक को, पहले 15 रुपीज देना है एप्लीकेशन का, फिर 20 रुपीज अलॉटमेंट का देना है, और उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों को कंबाइनली मिला के देना है यहाँ पर 15 रुपीज। इस तरीके से टोटल 50 रुपीज का जो है शेयर एक पब्लिक जो है परचेज कर सकती है, ठीक है। तो वही दिया है। और हमेशा देखो यहाँ पर याद रखो, जहां जहां शेयर कैपिटल है वहां पर हमेशा जो है नॉमिनल वैल्यू से ही एंट्री होगा। आगे भी देखोगे यहाँ तो नॉमिनल वैल्यू था, प्रीमियम था ही नहीं, अगर प्रीमियम आएगा तो भी देखोगे कि एक चीज याद रखो कि हमेशा शेयर कैपिटल का एंट्री नॉमिनल वैल्यू से ही होगा, और शेयर एप्लीकेशन जितने से डेबिट होगा उतने से क्रेडिट होगा, शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट होगा, हमेशा कोई भी सिचुएशन हो। शेयर फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट, शेयर फाइनल कॉल जितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट होगा, ठीक है। ये तुम लोग आगे भी क्वेश्चन देखोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ तो उतना कुछ एडजस्टमेंट था भी नहीं। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इलास्ट्रेशन 3, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, वो तो क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे, एग्जाम में तो हमें बोलेगा नहीं कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, यहाँ ऊपर हेड दिया हुआ है बिकॉज उसके बाद ये इलास्ट्रेशन दिया है तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन का ही है, लेकिन हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर बोला है 1 अप्रैल 2020 को A Limited issued 43,000 shares of 100 each payable as follows। कंपनी ने अपने शेयर का वैल्यू रखा है 100 रुपीज, ये इसका क्या है नॉमिनल वैल्यू। अब कंपनी कैसे ये पूरा पेमेंट जो है बोल रही है देने के लिए पब्लिक को, अगर आज का डेट होता तो पूरा ही एक बार में देना पड़ता, लेकिन पहले क्या होता था, पहले एप्लीकेशन पे 20 मांग रही है, ठीक है, अलॉटमेंट में 30, ये है नेक्स्ट जो है 25 रुपीज मांग रही है 1 अक्टूबर को, और 25 रुपीज मांग रही है उसके बाद 1 फेब को। तो देखते हैं टोटल कितना हो रहा है। ये सब कॉल मनी है, ठीक है, यहाँ नाम नहीं दिया है, कॉल मनी है। तो 25 25 50 50 और 20 कितना हो गया, 50 और 30 80 और 20 100 रुपीज, ठीक है, हो गया टोटल 100 रुपीज कैसे कॉल कर रही है। अच्छा अब देखो एप्लीकेशन पे 20 देना है। अब यहाँ बोला है बाई 20th में 40,000 शेयर्स वेयर अप्लाइड फॉर एंड ऑल एप्लीकेशंस वेयर एक्सेप्टेड। बोल रहा है 1 अप्रैल को इशू किया है कंपनी ने, इशू कब किया है 1 अप्रैल को, और 28 मई तक कंपनी को कितने एप्लीकेशन का पैसा मिला है, 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, कंपनी ने सारे पैसे एक्सेप्ट कर लिए। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन यहाँ पर 1 जून, ठीक है। तो देखो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, कंपनी ने बोला कि मुझे 43,000 शेयर इशू करना है, कर भी दिया, लेकिन सिर्फ 40,000 एप्लीकेशन फिलअप होके कंपनी के पास आए और कंपनी ने सभी को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये यहाँ पर हो गया कि कितना इशूड नंबर ऑफ शेयर है 43,000, जबकि सब्सक्राइब्ड है 40,000। तो इसका मतलब इशूड जो है वो लेस देन सब्सक्राइब्ड है। ये देखो एप्लीकेशन रिसिप्ट जो है वो लेस देन शेयर जो है शेयर इशूड है, इसीलिए ये हम लोग का अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अच्छा इसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट देना स्टार्ट किया कब, 1 जून को। ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेयर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई, दोज ऑन फर्स्ट कॉल वेयर रिसीव्ड ऑन 20 अक्टूबर, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन। बोल रहा है जितने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया गया था वो 15 जुलाई को मिला, और जो फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू हुआ था इस डेट को, ठीक है, वो मिला है 28 अक्टूबर को। हम लोग को जर्नलाइज करने बोला है इन द बुक्स ऑफ कंपनी 31 मार्च 2021 का, ठीक है। तो देखो कैसे एंट्री होगा, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो गया। इलास्ट्रेशन 3, यहाँ पर लिखेंगे कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। यहाँ डेट का भी कॉलम बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में डेट है, तो फिर डेट हमें देना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा एप्लीकेशन के लिए कब, देखो एप्लीकेशन का पैसा जब मिला है उस दिन हमें एंट्री करना चाहिए, तो 20 मई को एप्लीकेशन का पैसा मिला है, क्योंकि हम लोग तो पहले पेमेंट जो रिसीव हो रहा है उसका एंट्री करते हैं ना, पेमेंट एप्लीकेशन का जो आ रहा है तो वो 20 मई को आ रहा है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ 2020 लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मई 20, या फिर तुम लोग 20 मई 2020 ऐसे भी लिख सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन।
हम और नैरेशन नहीं लिख रहे, लेकिन तुम लोग को एग्जाम में नैरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट बोल के। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 40,000। अब एंट्री किससे करना है, जितना शेयर इशू हुआ है, 43,000 सॉरी जितना शेयर इशू हुआ था उससे जितना एप्लीकेशन मिला है, एप्लीकेशन जितना आया है, ठीक है, 43 इशू हुआ था, एप्लीकेशन आया है 40,000 का, तो फिर 40 एप्लीकेशंस पे ही पैसा मिला होगा, 43,000 पे तो नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा 40,000 इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर जो है 20 करके, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 लाख। इसमें नरेशन लिख देना पड़ेगा। इसके बाद अलॉटमेंट दिया जाएगा। अलॉटमेंट देने का मतलब है कि हम लोग ये मतलब कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि किनको ओनरशिप देना है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 जून को देखो अलॉटमेंट देना स्टार्ट हुआ। अब कंपनी सिलेक्ट करेगी कि कौन किनको किनको ओनर बनाना है, ठीक है, मतलब शेयर एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। अच्छा, यहाँ इक्विटी शेयर है कि कुछ बोला नहीं है, तो सिर्फ शेयर कैपिटल लिख देते। टू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, वही 8 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, तुम लोग चाहो तो इसके साथ साथ नरेशन लिख लो, ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। उसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होगा। अलॉटमेंट का पैसा कब मांगा गया उसका कुछ डेट नहीं दिया है, तो हम लोग जस्ट इसके बाद ही लिख देते हैं, डेट और कुछ नहीं दे रहे। तो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा तो उसका एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, कितने लोगों से हम लोग अलॉटमेंट मांग सकते हैं, कितने शेयर पे, 40,000 शेयर्स पे, ठीक है। अच्छा, और कितना है अलॉटमेंट मनी पर शेयर, 30 रुपीज करके है, तो ये हो जाएगा 12 लाख। 12 लाख जो है अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा। अब जब रिसीव होगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, इस रिसीव डेट हमें दिया हुआ है, इसका रिसीव डेट हमें दिया हुआ है, ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेयर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं जुलाई 15। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 12 लाख। इसमें लिख दो कि बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, देखते हैं कब ड्यू होगा, 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर को फर्स्ट कॉल ड्यू होगा। तो ड्यू एंट्री लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर पे ही जो है फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा, तो 25 रुपीज करके, तो 25 इंटू 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 लाख। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अच्छा, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कब हुआ वो डेट दिया हुआ है, ये देखो 28 अक्टूबर को हुआ, तो डेट अगर दिया हुआ है तो डेट वाइज ही लिखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 10 लाख। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो ड्यू होगा, ये 1 फेब को ड्यू हुआ है, 1 फेब। इसका कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे। अच्छा, ये 2021 को हुआ है, तो इसके ऊपर 2021 लिख लेते, क्योंकि बाकी सारे ट्रांजैक्शन 2020 का था, तो यहाँ 2021 भी लिख लिया। इस कॉल का कोई नाम नहीं दिया है, तो हम लोग अपने मन से फाइनल कॉल लिख सकते हैं या सेकेंड कॉल लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख दो सेकेंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना ड्यू हो जाएगा, 25 रुपीज करके 40,000 शेयर्स पे, 40,000 इंटू 25, तो 40,000 इंटू 25, ये भी इतना ही होगा, सेम वही 10 लाख होगा, सेम अमाउंट है, मतलब कैलकुलेशन सेम आ रहा है।
और जब पैसा रिसीव होगा, रिसीव का डेट क्या लिखे, कुछ बोला नहीं है तो हम लोग ईयर एंड लिख देते हैं, ठीक है। जर्नलाइज करने बोला ट्रांजैक्शन, कोई डेट नहीं दिया है तो हमें लास्ट एंट्री 31 मार्च तक ही करना है, क्योंकि हमें बोला गया है कि 31 मार्च तक इनका अकाउंट क्लोज होता है, तब तक का हमें एंट्री करके दिखाना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तुम लोग चाहो तो सिर्फ फाइनल कॉल लिख लो, यहाँ कुछ नाम दिया नहीं था, ठीक है, कि इंस्टॉलमेंट का पर्टिकुलर नाम क्या है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया कि पैसा रिसीव हो गया, कंप्लीट बस। लेकिन हाँ, तुम लोग को ऑब्वियसली इसका कॉलम वगैरह सही रखना है और यहाँ पर नरेशन लिखते जाना है, ठीक है, नरेशन लिखना जरूरी है। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने बोला था कि रिफंड हो सकता है या प्रोराटा अलॉटमेंट हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर किस कैसा क्वेश्चन दिया है। इलास्ट्रेशन 4, तो देखो इलास्ट्रेशन 4 क्या दिया है यहाँ पर। पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच, मतलब एक एक शेयर 50 रुपीज का है, विच पेबल एज ऑन एप्लीकेशन में 20 देना है, अलॉटमेंट में 10 देना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20 देना है, इस तरीके से 50 रुपीज देना है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स। तो देखो इशू किया था 50,000, लेकिन एप्लीकेशन आ गया है 60,000 शेयर्स पे। द डायरेक्टर एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स, बट डायरेक्टर ने अलॉटमेंट 50,000 शेयर्स को ही दिया है, 10,000 को हटा दिया एंड रिजेक्टेड द रेस्ट, यानी 10,000, ठीक है। तो 50,000 दिया है, 60 आ गया था, 60,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा आ गया, डायरेक्टर ने 50,000 शेयर्स को ही जो है एक्सेप्ट किया, तो बाकी 10,000 को रिजेक्ट कर दिया। सो द जर्नल एंट्रीज, इफ कंपनी रिफंड द एप्लीकेशन मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स, जिनको रिजेक्ट कर दिया है उनका पैसा कंपनी ने रिटर्न कर दिया। तो एंट्री क्या होगा, एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर, और अलॉटमेंट मनी जो है 45,000 शेयर्स पे मिला है, बाकी पे नहीं मिला है, ठीक है। तो ये भी बताते क्या होगा यहाँ पर, ये कॉल इन एरियर भी आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पंत लिमिटेड, तो यहाँ हम लिख देते हैं पंत लिमिटेड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन आया, 50,000 सोचा था बट आया है 60,000, तो इसका मतलब हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा 60,000 शेयर से, इसीलिए हम बोल रहे थे यहाँ पर हमें, मैंने यहाँ देखो यहाँ पर लिखवाया था ना नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, ये नंबर ऑफ शेयर्स इशूड नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स जितने अप्लाइड हुए हैं, तो उतने पे ही एप्लीकेशन का पैसा आया है। तो 60,000 लोगों ने अगर एप्लीकेशन फिलअप करके दिया है, तो सभी ने एक एक शेयर पे 20 करके, यानी 60,000 शेयर्स पे 20 रुपीज करके कंपनी को पेमेंट मिल चुका है, 12 लाख। लेकिन कंपनी इतना एप्लीकेशन जो है वो नहीं रखना चाहती है, क्योंकि वो कुछ रिफंड भी कर देगी, क्योंकि उनका जो है अभी का उनका जो डिसीजन था कि 50,000 इक्विटी शेयर्स का ही वो अलॉटमेंट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो मैंने पहले भी बोला था, ये जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट होता है, तो ये कुछ बातों का ध्यान रखने से एंट्री गलत नहीं होगा। अब ओनरशिप जितने को दिया जाएगा उतने से हमें लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने लोगों को ओनरशिप दिया जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल करने का मतलब है जिनको ओनरशिप दिया जा रहा है उनके पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो 50,000 का जो है ओनरशिप दिया जा रहा है, तो 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स को ओनरशिप दिया जाएगा इंटू 20, ठीक है। तो 10 लाख रुपीज जो है कंपनी रख लेगी अपने पास, बाकी बोला गया है रिफंड कर देगी, तो टू बैंक हो जाएगा, पैसा लेने से बैंक डेबिट और रिफंड करने से टू बैंक हो जाएगा। कितने एप्लीकेशंस रिफंड होंगे, 10,000, 60,000 में से अगर 50,000 को ही अलॉटमेंट मिलेगा तो 10,000 का रिफंड होगा 20 रुपीज करके, यानी कि 2 लाख, ठीक है। ये एंट्री करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एंट्री हम लोग करेंगे कि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा नेक्स्ट। तो इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital।
50,000, देखो 50,000 लोगों को अगर ओनरशिप दिया गया है, 50,000 शेयर्स पे ओनरशिप है, तो 50,000 शेयर्स पे ही हम लोग अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर सकते हैं। अलॉटमेंट का कितना है? अलॉटमेंट का है हम लोग का, ये देखो 10 रुपीज करके, तो 10 रुपीज करके मिलना चाहिए कितना? 5 लाख। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला है कि कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू द रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड फॉर 45,000, ये बोला है। ठीक है, तो अलॉटमेंट अगर 45,000 पे मिला है तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पर कितना पैसा मिल रहा है, और ये देखो सबसे पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ऐसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हम लोग जितने से डेबिट किए हैं उतने से ही क्रेडिट कर देंगे, 5 लाख से। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैंने बोला था जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है। पैसा कितने अलॉटमेंट पे मिला? 45,000 पे, तो 45,000 पे मिला 10 रुपीज करके, 4,50,000। तो कुछ अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। कितना नहीं मिला? दोनों को बैलेंस करो, 50,000 पे नहीं मिला। जो नहीं मिला वो कंपनी के लिए लॉस है, उसे हम लोग बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर। तो एंट्री कैसे हो जाएगा? ये देखो 10 रुपीज करके पर अलॉटमेंट में नहीं मिला, कितने सारे शेयर पे नहीं मिला? 5,000, क्योंकि मिलना चाहिए था 50,000 पे, मिला है 5,000 पे नहीं मिला, तो ये 50,000 आ जाएगा, या फिर बैलेंसिंग फिगर करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट आ गया। तो कंपनी को जो पैसा नहीं मिलता है वो उसके लिए लॉस है। जैसे डेटर से पैसा नहीं मिला तो बैड डेट डेबिट करते हैं, यहाँ पर नाम है कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, लॉस है, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो कॉल्स इन एरियर हुआ तो इस तरीके से एंट्री होगा। अच्छा, इसके बाद 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। ये प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर मिक्स्ड अप करके दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को बोला है, इस क्वेश्चन को अगर तुम लोग पढ़ोगे तो देखोगे यहाँ पर तुम लोग को बोला है कि कैश बुक भी प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ एंट्री भी करना है। तो जितना भी बैंक रिलेटेड एंट्री होगा वो कैश बुक में पोस्ट कर दो, और जो बैंक रिलेटेड एंट्री नहीं होगा वो जर्नल में लिखना पड़ेगा। मतलब हम समझाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर एंट्री हुआ, ये बैंक रिलेटेड एंट्री है, ये कैश बुक में चला जाएगा। लेकिन यहाँ कोई, यहाँ देखो ये तो रिफंड हुआ बोल के बैंक का आया है, तो ये जो एंट्री है ये कैश बुक में चला जाएगा, लेकिन ये जो एंट्री है ये जर्नल में जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को उस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, जहां पर हमें ट्रांजैक्शन को जो कैश बुक में है, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कैश बुक में देना है, और जो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है उसे जर्नल में देना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आज इतना ही करवाते हैं और तुम लोग को ये वाला हम होमवर्क में देते हैं। ठीक है, ये जो इलास्ट्रेशन 5 है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये तुम लोग को होमवर्क देते हैं। आज और नहीं करवाएंगे, तो इलास्ट्रेशन 5 तुम लोग को होमवर्क देते हैं, और ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे बाकी लोगों के साथ। ये करो, उसके बाद हम लोग का इशू यहाँ पर प्रीमियम वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तो प्रीमियम हम लोग नेक्स्ट दिन ही करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं ताकि प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो ये वाला करके रहो। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।